हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से कुछ न्यूमेरिकल की बात कर रहे होंगे, जिसकी मैं कुछ सैंपल पेपर के न्यूमेरिकल लिए हैं, जिससे आपको पता लग रहा होगा कि बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप वीडियो को पॉज करके इसे सोल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। कर लिया? चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कहता है आपके पास एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज दे रखा है, तो उसको ऐसे ही एटमॉस्फेयर में रख दिया गया, तो बताओ उसके अंदर से फ्लक्स कितना पास हो रहा हो, कितना फ्लक्स उसके अंदर से निकल रहा होगा। आपने कहा दिया टोटल फ्लक्स का फॉर्मूला तो एक ही होता है, वही हमें रटना है। मैंने कहा कि ओके, वो होता है Q बाय एप्सिलॉन नॉट। ये गोसलो होता है यार। ये मैं पहले की वीडियो में बता चुका हूँ, अगर आप चेकआउट करना चाहते हैं आप चेकआउट कर सकते हो। तो मैं इसके थोड़े थोड़े बहुत इसके बारे में कुछ बताना चाहूँगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए भी काम में आता है। इलेक्ट्रिक फील्ड तब से निकाली जा सकती है जब इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी कांस्टेंट हो। वेरिएबल में ही निकाल सकते यार, इसके अंदर पुट तो कर दोगे, लेकिन आप इसके अंदर से मतलब कोई सिग्निफिकेंट वैल्यू नहीं निकाल पाओगे। तो इसलिए हम जब सिमेट्रिकल सरफेसेस होते हैं तभी लगाते हैं। मैंने कहा यार आपके पास एक चीज आती है, आपके पास एक चार्ज था, क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। आपके पास एक चार्ज था, उसको मैंने एटमोस्फेयर में रख दिया। ये एटमोस्फेयर है, तो इसके सिमेट्रिक सरफेसेस बनाना पड़ेगा जब हम गोसलो लगाना चाहेंगे। तो मैंने कहा देख यार, सिमेट्रिक सरफेस तो इसके लिए स्फेयर होता है, इसके लिए स्फेयर होगा, और एक लाइन चार्ज के लिए सिलेंडर होता है सिमेट्रिकल सरफेस, और अलग अलग चीज के लिए अलग अलग सिमेट्रिकल सरफेस होता है। प्लेन शीट के लिए भी आपका सिमेट्रिकल सरफेस होता है, ये आप गोसलो की वीडियो के अंदर जाके देख सकते हो, और या चैनल को चेकआउट कर सकते हो। मैंने कहा ये देख, क्या मैं कह रहा हूँ, ये रेडियस आर होगी इसकी। मैंने कोई भी क्वेश्चन सरफेस मान लिया कि इमेजिनरी सरफेस होता है, 3D सरफेस होता है, इसको आपको मानना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी है। मैंने कहा ध्यान से देख, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आर, यहाँ से ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, Q बाय आर स्क्वायर। अब फ्लक्स लिखो, ये वाली इक्वेशन यहाँ लगाओ। आपने कहा जी ठीक है, ये वाली इक्वेशन मैं यहाँ लगा देता हूँ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सभी चार्जेस की वजह से आती है, इनटू ds वेक्टर वेक्टर, ये डॉट प्रोडक्ट होता है आपका Q एनक्लोज्ड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। एनक्लोज्ड मतलब जो गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज है वो आपको रखना है। मैंने गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कौन सा है, आपने कहा जी Q चार्ज है, वो आपको यहाँ पर रखना है। मैंने कहा जी ओके, वो क्या है आपका Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब Q की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है जी 1। कैसे पता लगा यार यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्या रखा है। यूनिट पॉजिटिव चार्ज का मतलब यूनिट का मतलब क्या होता है, यूनिट का मतलब होता है 1। वो आप यहाँ पुट कर दो, आपके पास 1 बाय एप्सिलॉन नॉट आंसर निकल के आ रहा होगा। आप इस आंसर को रिपोर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप पोस्ट करके चाहे तो सोल्व कर सकते हैं। कर लिया? चलिए इसका आंसर देखिए। आपके को क्या क्या रखा है, मैं उसने कहा है कि यार जनाब आपके पास एक दो प्लेन शीट है, एक पॉजिटिवली चार्ज है और एक नेगेटिवली चार्ज है। इसका नाम ए बता रखा है, इसका नाम बी बता रखा है। इस सरफेस को फर्स्ट कह रखा है, यहाँ वाले रीजन को सेकंड कह रखा है, और यहाँ वाले रीजन को थर्ड कह रखा है। क्वेश्चन क्या कहता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी इज डिफाइंड एज द चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। सिग्मा आपको दे रखा है जनाब dq अपॉन में ds, या इसको आप एरिया लिख सकते हो। आपके पास दो लार्ज थिन मेटल की शीट दे रखी है जो कि एक दूसरे से पैरेलल हैं और एक दूसरे के पास पास रखी गई हैं। द प्लेट्स हैव सरफेस डेंसिटी कितनी दे रखी है इनकी, सिग्मा, वो कितनी दे रखी है, वो दे रखी है जनाब 17 इंटू 10 की पावर माइनस 22। पहला क्वेश्चन क्या पूछ रखा है आपसे, इलेक्ट्रिक फील्ड इन द आउटर रीजन ऑफ द फर्स्ट प्लेट। ये फर्स्ट प्लेट, ये वाली एक वाली प्लेट को फर्स्ट प्लेट कह रहा है, इसके आउटर रीजन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो रही होगी वो पूछ रहा है। मैंने कहा ध्यान से देख, क्या मैं कह दूं, इस वाले रीजन पर इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, इतनी होगी, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, इसकी तरफ, पीछे की तरफ होगी। जो नेगेटिव चार्ज है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड टर्मिनेट करती है। इलेक्ट्रिक जो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी
उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा होगा, और जो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उस पर इसका प्लेट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा होगा। ये इंडिपेंडेंट होते हैं, सुपर पोजिशन का लो होता है यदि आप किसी चीज को जोड़ना चाहते हो तो ये लो लगता है। आपने कहा जी ठीक। अब आपने कहा यार ये वाला पॉइंट ना इससे ज्यादा पास है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आ रही होगी, ये कॉमन सेंस कहती है, लेकिन कॉमन सेंस मरवा देती है कभी कभार। ऐसा क्यों? क्योंकि जब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का जब हम फॉर्मूला लिखते हैं तो वो ऐसे आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा भी आपका डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है, एप्सिलॉन नॉट तो आपका कांस्टेंट होता है डिस्टेंस पे। मतलब क्या है? मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आपकी वो डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करती। आपने कहा जी ठीक है, इतनी बात मेरे को समझ में आती है। तो मतलब जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी यहाँ पे होगी उसकी उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी यहाँ पर होगी इस वाले की। यार समझा नहीं, देख मैंने कहा देख, जो पॉजिटिव चार्ज था इसको यहाँ नीचे बना देता हूँ मैं छोटा छोटा करके। जो पॉजिटिव चार्ज था इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी तरफ होगी क्योंकि ये तो नेगेटिव चार्ज है। आपने कहा ठीक है, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या बात है समझ में आती है? आपने कहा जी आती है। क्या मैं कहता हूँ एक दूसरे को दोनों काट देंगे? आपने कहा जी काट देंगे। तो वैल्यू कितनी आ रही होगी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की? आपने कहा जी 0 आ रही होगी। मैंने कहा जी ओके, ये बात हमको समझ में आती है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, मतलब इसी का दूसरा पार्ट देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इन द आउटर रीजन ऑफ सेकंड प्लेट। मैंने कहा दूसरी सेकंड प्लेट आपके पास दे रखी है, इसके आउटर रीजन में कितनी हो रही होगी? मैंने कहा ध्यान से देख, क्या मैं कभी ये पॉइंट में कंसीडर करूंगा? आपने कहा जी कर लो। ये खींचेगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। आपने कहा ठीक। और पॉजिटिव चार्ज से दूर जाती है या ओरिजिनेट कह सकते हो, दोनों एक दूसरे को काट देंगे। तो मतलब यहाँ पर भी मैं कह सकता हूँ जो आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो 0 हो रही होगी। क्या इतनी बात हमें समझ में आई? इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, जो इसलिए 0 भी आपका एक वेक्टर की फॉर्म में लिखा जाएगा क्योंकि 0 वेक्टर एग्जिस्ट करता है। आप 11th की वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं यदि आपको ये बात नहीं पता थी तो। तीसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। अब कोई कहता है यार मेरे को तो बीच वाले रीजन में निकालनी है, तो मैं कैसे निकाल रहा हूँ? मैंने कहा यार बड़ा आराम से निकल जाएगी। देख मैं कहा ये कोई पॉइंट ले ले, कोई भी ले सकते हो, उनके मैंने बीचों बीच लिया है। आप यहाँ ले सकते हो, यहाँ ले सकते हो, कहीं भी ले सकते हो, डजेंट मैटर। आपने कहा ठीक। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस पॉइंट पर ये तो खींच रहा होगा। आपने कहा जिसकी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही होगी। आपने कहा ओके, इतनी बात हमें समझ में आती है। और जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इसकी वजह से वो आ, वो भी इधर की तरफ होगी। आपने कहा हाँ जी, तो इधर की तरफ होगी। तो मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू इन दो की वजह से आ रही होगी। आपने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बिल्कुल सेम है, यानी मैं दोनों को एक साथ करके जोड़ सकता हूँ, तो जोड़ दो। इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी तीसरा मैं क्वेश्चन लिखा नहीं, वेट अ मिनट सर। तीसरा क्वेश्चन आप ले सकते हो ऐसे, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, इन दोनों को आप जोड़ सकते हो और आपके पास निकल के आएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। किसकी डायरेक्शन क्या होगी उसकी? उसकी जनाब डायरेक्शन हो रही होगी राइट साइड। अब मेंशन करना चाहो तो कर सकते हो, वरना यहाँ पर इतना भी आंसर लिख के आ सकते हो, कोई फर्क पड़ने वाला ज्यादा नहीं है। द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम द साइड बी। मैंने कहा इससे निकालनी है 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर और 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, मान ले 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस यहाँ है, इससे निकालनी है, इसकी कंसीडर नहीं करनी है और इफेक्ट भी कुछ नहीं पड़ रहा होगा। इसकी वजह से जो फील्ड आएगी वो इससे इंडिपेंडेंट होगी। ये सुपर पोजिशन का लॉ है, आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि काफी बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। 4 सेंटीमीटर अगर इधर आ गया, आपने कहा जी हाँ यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो निकालना है। क्या मैं कह दूं बनाएगा? आपने कहा जी क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो डिस्टेंस के इंडिपेंडेंट है ना, तो मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम हो रहा होगा। आपने कहा जी हो रहा होगा, तो यहाँ पर रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी? आपने कहा जी बनाएगी। मैंने कहा ओके, अब आपको बात धीरे धीरे समझ में आनी शुरू हो चुकी है। मैंने कहा 2 सेंटीमीटर पे इतनी होगी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन में सिग्मा 4 सेंटीमीटर पे कितनी, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड 4 सेंटीमीटर पे कितनी होगी? वो होगी सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, कट जाएगा इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ये आप लिख सकते हो। आपने कहा ठीक। पांचवा क्वेश्चन करते हैं, आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, पोज करके चाहे तो आप सोल्व कर सकते हो।
फिफ्थ क्वेश्चन ले रहा हूं। In order to estimate the electric field due to a thin finite plane metal, the Gaussian surface considered is। मैंने कहा यार इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। आपके पास एक मेटल की शीट दे रखी है जनाब, मान लीजिए ये शीट आपके पास, इसके बाद पॉजिटिव 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 चार्ज आपको दे रखा है। आपने कहा ठीक, जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे को निकालनी है ना, उसकी हमसे गॉसियन सरफेस पूछ रहा है क्या होगी। आपने कहा यार इसकी गॉसियन सरफेस तो हम रट के बैठे हैं, वो सिलेंडर होती है। अगर आपने नहीं रट रखी तो अब रट लो। अब वैसे पता कैसे लगेगा मैं बता देता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड सिमेट्रिकल आनी चाहिए। क्या बात समझ में आई? आपने कहा जी नहीं। मैंने कहा देख, पॉजिटिव चार्ज से यहां जा रही है, पॉजिटिव चार्ज से यहां जा रही है, पॉजिटिव चार्ज से यहां जा रही है। आपने कहा ठीक, क्या मैं कह दूं इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा और यहां पे कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा, लेकिन जो इसका कर्व सरफेस एरिया है जो कि ये वाला होता है, वहां पर कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं आ रहा हो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स से ही आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है। क्या बात समझ में आई? आपने कहा जी ठीक। मैंने कहा किसी सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलरली कितनी पास करती है, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। यानी दो लाइन पास की तो दो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाता है। क्या बात समझ में आई? आपने कहा जी ओके, इतनी बात हमें समझ में आती है। मैंने कहा ठीक। तो अगर मैं देखूं तो हम इसका स्पेयर क्यों नहीं ले सकते यार गॉसियन सरफेस? हमने सिलेंडर ही क्यों लिया? ले करके देखते हैं। स्पेयर ले लिया। मैंने कहा इस ना शीट को जैसे ऐसे रखी है, मैं इसको ऐसे रख देता हूं इस पे। मैंने इसको ऐसे रख दिया, ये ऐसे थी, मैंने इसको ऐसे सीधा कर दिया और इसके मतलब बीचों बीच इस स्पेयर में काट दिया। आपने कहा ठीक है, इतनी बात हमको समझ में आती है। पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, क्या मैं कह दूं यहाँ पे कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अलग होगी और यहाँ पे कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अलग होगी। क्यों? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? के क्यू बाय आर स्क्वायर। आर आपका वेरी कर रहा है, ये आर वेरी कर रहा है, ये आर वेरी कर रहा है, तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है। आप इंटीग्रेशन से इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर नहीं निकाल पाओगे, तो ये आपका फॉर्मूला किसी काम का नहीं रह जाएगा। तो इसलिए हम गॉसियन सरफेस सोच समझ करके लेते हैं, ताकि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कांस्टेंट हो रही हो और वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाए, और आपका जो डीएस वेक्टर जो खाली बचेगा इंटीग्रेशन के अंदर, उसका आप डायरेक्ट एरिया लिख सको। क्या बात है मैं समझ में? वेक्टर नहीं बेसिकली बाहर आएगा, इसका मैग्नीट्यूड ही बाहर आएगा, कोस थीटा लग जाएगा। ये कैसे लगेगा? ये डॉट प्रोडक्ट होता है, ये आपको 11th का कॉन्सेप्ट है, आपको बेसिक पता होना चाहिए। मैं बता देता हूं कैसे होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का मॉडुलस, एरिया वेक्टर का मॉडुलस, एरिया वेक्टर होता है। एरिया, हाँ जी, एरिया भी एक वेक्टर होता है, कोस थीटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, उसका आप 2 मिनट पढ़िए। उसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन एक और आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, उसे भी आप पढ़िए और सॉल्व करने की ट्राई कीजिए। कर लिया? चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका पहला पार्ट, मैंने कहा क्या कहना क्या चाहता है क्वेश्चन। आपके पास 2 स्पेयर दे रखे हैं, मैंने कहा 2 स्पेयर है आपके पास, ठीक है, इन्हें दे दिए, और एक के ऊपर चार्ज रखा 1.5 माइक्रोकूलम और दूसरे के ऊपर चार्ज रखा 2.5 माइक्रोकूलम। आर लोकेटेड 30 सेंटीमीटर अपार्ट, यानी 30 सेंटीमीटर एक दूसरे से दूर दे रखे हैं। आपने कहा ठीक है, इतनी बात हमको समझ में आती है। पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है। पोटेंशियल मैंने आपको अभी नहीं बताया है, तो पोटेंशियल आप मत निकालो, आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो डायरेक्ट। कहां पूछ रहा है? एट मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग ऑफ 2 चार्जेस। कैसे निकाल सकते हैं? मैंने कहा मिड पॉइंट कहां आ रहा होगा? क्या 15 सेंटीमीटर में मिड पॉइंट आ रहा होगा? यानी बीच की दूरी इससे भी बराबर और इससे भी बराबर। इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? क्या मैं कह दूं चार्ज दोनों के ऊपर सेम है, सॉरी चार्ज मतलब नेचर सेम है उनका चार्ज का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से कैसी होगी? इधर की तरफ और इसकी तरफ से कैसी होगी? इधर की तरफ मैंने छोटा एरो इसलिए बनाया है क्योंकि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इस वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी क्योंकि चार्ज ज्यादा है, और इस वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी क्योंकि चार्ज कम है। आपने कहा ठीक है। अब क्या करना है? मिड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। आपने कहा इतनी बात हमको समझ में आ गई। इलेक्ट्रिक फील्ड मिड पॉइंट पे क्या हो रही होगी? मैंने कहा यार ध्यान से देख, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के चार्ज कितना है? 2.5 माइक्रोकूलम बाय आर स्क्वायर। क्या मैं कह दूं 15 इंटू 10⁻⁻² मीटर। हम जितनी भी यूनिट है उनको SI यूनिट के अंदर कन्वर्ट करते हैं। जैसे 1 माइक्रो
मीटर के अंदर कितने होते हैं, 10⁻⁻6 मीटर होते हैं। और 1 नैनोमीटर के अंदर कितने मीटर होते हैं, 10⁻⁻9 मीटर होते हैं। 1 एंगस्ट्रॉम के अंदर कितने मीटर होते हैं, वो 10⁻⁻10 मीटर होते हैं। ये आपको रटने हैं क्योंकि ये बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज होते हैं। एंगस्ट्रॉम तो शायद इतना यूज ना हो, लेकिन माइक्रो और नैनो तो बहुत ज्यादा यूज हो रहे होंगे। और मिली भी यूज होता है, तो केमिस्ट्री में यूज होता है। 10⁻³ मीटर इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर। क्या बात हमको समझ में आ गई? आपने कहा ठीक है, इतनी बात तो हमको समझ में आती है। मैं इसमें से ये घटाऊंगा क्योंकि मेरे को पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, क्योंकि डायरेक्शन तो मुझको पता ही है ना यार, इसकी तरफ है। आपने कहा ठीक है, के इंटू 1.5 माइक्रोकूलम अपॉन में 15 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। आपने कहा ठीक। अब माइक्रोकूलम को मैंने इसलिए यहाँ पे मीटर में कन्वर्ट नहीं करा, सॉरी 10⁻⁻6 कूलम में कन्वर्ट नहीं करा क्योंकि थोड़ा सा गंदा दिखता। हम इसको एक ही साथ लिखना चाहता हूं मैं इसको। आपने कहा ठीक है यार, k इंटू 10⁻⁻6 2.5 माइनस 1.5 अपॉन में 15 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। आपने कहा ठीक है, तेरी बात हमको जनाब समझ में आती है। मैं क्या ओके यार, ये इसकी जब आप इसको माइनस करोगे तो 1 आएगा, तो मैं इसको डायरेक्ट ऐसे लिखूंगा। के की वैल्यू तो आपको पता ही है, मैं बता देता हूँ, नहीं भी पता तो 15 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। के की वैल्यू जनाब क्या होती है, 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये बात आपको पता होनी चाहिए और ये बात आपको रटी होनी चाहिए। आप इसके अंदर डायरेक्ट वैल्यू पुट आउट कर सकते हो और आंसर आपका निकल के आ रहा होगा। फर्स्ट पार्ट मैंने सोल्व किया है और दूसरा पार्ट देखते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन आ रहा होगा, आप उसको पॉज करके सोल्व करने की ट्राई कर सकते हैं। कर लिया? चलिए देखते हैं। जनाब ये कहता है कि आपको एक प्लेन दे रखा है, इससे 10 सेंटीमीटर ऊपर, उस पॉइंट पर बताओ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो कितनी हो रही होगी। मैंने कहा यार ऐसे इमेजिन करना, 10 सेंटीमीटर ऊपर का प्लेन है, जैसे एक मिनट, ये मान लीजिए प्लेन है, इससे 10 सेंटीमीटर ऊपर, 10 सेंटीमीटर ऊपर यहाँ पर इस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी है। मेरे ख्याल से थोड़ा सा इमेजिन करना डिफिकल्ट हो सकता है, इसलिए इस प्लेन को मैं इसी प्लेन में लाने की कोशिश करता हूं। मैंने कुछ ऐसे कर दिया। क्या मैं कहती बिल्कुल ठीक किया मैंने? 10 सेंटीमीटर यहां से है। आपने कहा ठीक है, इतनी बात हमको समझ में आती है। मैंने कहा पी पॉइंट पे पूछ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट की वजह से, मतलब इस चार्ज की वजह से कुछ ऐसी होगी। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है चार्ज के अलोंग होती है, ये बात हमको पता होनी चाहिए। नहीं पता तो रट लो। इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसके अलोंग ही होगी, नहीं पता तो रट लो। आपने कहा ठीक है। क्या मैं डिस्टेंस में निकाल सकता हूं? क्या मैं कह दूं ये 15 सेंटीमीटर है? आपने कहा 15 सेंटीमीटर, तो ये डिस्टेंस कितना हो रहा होगा? मैंने कहा यार ये तो 90 डिग्री। आपने कहा 90 डिग्री, तो ये तो पाइथागोरस थ्योरम लग रही होगी। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? वो कहती है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो आप इसको सोल्व करके हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकाल सकते हो, निकल के आ जाएगी। और आप निकाल सकते हो के इलेक्ट्रिक फील्ड एट 1.1, इसको मैं E1 बोल रहा हूं और इसको मैं E2 बोल रहा हूं। आपने कहा ठीक है, E1 मैं कैसे निकालूंगा? के 1 की वैल्यू कितनी है? 1.5, मतलब इसकी वजह से 1.5 अपॉन में आर स्क्वायर। आर क्या है? बेसिकली ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस मैंने ये निकाल रखा है। आपने कहा ठीक है, तो मैं हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर कर रहा हूंगा। ओके, मैं E2 निकालने का प्रयत्न करता हूं। E2 क्या कहती है? E2 ये कहती है कि जनाब ये वाला डिस्टेंस आपको पता होना चाहिए। आपने कहा जी ठीक है, ये वाला डिस्टेंस मेरे को पता है, ये मैं निकाल चुका हूं, ये रहा। फेंक के मार इसको यहाँ पे। आपने कहा ठीक है, मैंने फेंक दिया। तो अब क्या, E1 आ गया, E2 आ गया। अब मैं कैसे एक क्वेश्चन को सोल्व कर रहा हूँ? मैंने कहा वेक्टर है यार, ठीक है, और इसको आप कैसे सोल्व करोगे? मैंने कहा यार इसके लिए आपको टेंजेंट थीटा आपको पता क्या होता है? आपने कहा जी परपेंडिकुलर बाय बेस। 5 2 जा 5 3 जा 2/3 आ रहा होगा, तो मतलब तो कुछ कोई एंगल बना नहीं। तो हम कैसे देख सकते हैं इसको? इसको आप चेक कर सकते हो, ये वाली साइड बराबर है, ये वाली साइड बराबर है। दो साइड बराबर भी नहीं है यार,
तो ऐसे स्लेस हो जाता। इलेक्ट्रिक फील्ड ही पूछ रहा है, तो 2 इलेक्ट्रिक फील्ड आप ऐसे निकाल सकते हो, और इनके बीच के एंगल को थीटा मेरे को समझ नहीं आ रहा निकालेंगे कैसे यार। अब निकालने की जरूरत नहीं, आप सेपरेटली निकाल दो, सेपरेटली निकाल के अपना आंसर रिपोर्ट कर दो, आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, आपको इसे पोस्ट करके इसको ट्राई कर सकते हो। कर लिया? ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? मैंने कहा यार ये क्वेश्चन पूछता है why a person sitting in a car during thunderstorm not likely to be struck by lightning। ये कहता है कि जनाब जब एक आदमी है वो कार के अंदर बैठा है, वो ये पूछना पहले तो मैं एक डाउट को क्लियर करना चाहता हूं। जब बिजली कड़कती है यानी थंडरस्टॉर्म आता है या थंडरबोल्ट आता है, उस समय आपको ना खुले में मतलब नहीं बैठना चाहिए, और खुले में तो भागना बिल्कुल नहीं चाहिए। सबसे पहले बिजली आप ही के ऊपर आके गिरेगी यदि आप खुले में भागने का प्रयास करोगे तो। जब बिजली कड़कती है आपको क्या करना चाहिए? आपको गाड़ी के अंदर आकर बैठ जाना चाहिए। आपने कहा ठीक है, इतनी बात मेरे को समझ में आती है। गाड़ी के अंदर जब आकर बैठोगे तो गाड़ी के अंदर क्या होगा, यदि बाय चांस इलेक्ट्रिक क्या कहते हैं उसको, थंडरबोल्ट आपके ऊपर गिरती है तो आपको कुछ नहीं हो रहा होगा। आप कहोगे क्यों? क्योंकि ये कि कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है कि उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। ये मैं आपको बता चुका हूं, और ये बात आपको रटनी है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कंडक्टर के अंदर यदि वो रेस्ट में है तो 0 होगी, चलना नहीं चाहिए। यदि चल गया तो यार करंट जैसा कुछ सिस्टम बन रहा होगा, तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का केस आएगा, आप मर सकते हो। तो आपको कार के अंदर बैठे रहना चाहिए। आपने कहा ठीक है, इतनी बात मेरे को समझ में आती है। इसी वजह से इसके लाइटनिंग का इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे? क्योंकि हम इसका आंसर लिखेंगे यदि कार रेस्ट के अंदर है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर वो 0 हो जाती है, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर है वो बन नहीं पाती, और कोई चार्ज ना होने के कारण तो यहाँ पर कुछ है। इस मक्खी की क्रूर हत्या करनी पड़ेगी। कहाँ गई ये मक्खी? आ गया से। हाँ जी, मुझे लगता है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। आप दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं। हाँ जी, क्या मैं कह दूं ये वाला पॉजिटिव चार्ज, इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगा रहा होगा, इसको थोड़ा सा घुमाने की कोशिश करेगा। क्यों घुमाने की कोशिश क्यों कर रहा है? ट्रांजिशन मोशन क्यों नहीं करा रहा है? क्योंकि ये फिक्स है, इसलिए घुमाएगा। यहां से फिक्स नहीं है, अगर यहां से फिक्स होता तो रोटेशन मोशन भी नहीं कर पाता। क्या बात समझ में आती है? आपने कहा जी आती है। इस पर क्यों ही फोर्स लगेगा? क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्यों इस पर चार्ज? अरे ऐसे नहीं होगा यार, क्यों फोर्स 0.4 किलो होता है, मतलब कुछ ना कुछ फोर्स तो लग रहा होगा। ये बात आपको समझ में आ गई? आपने कहा ठीक है, मतलब स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन तो ये नहीं है, कुछ ना कुछ और बन रहा होगा। आपने कहा ठीक है। मैं कहा यार कुछ ऐसे इसका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन दूसरा आ रहा होगा, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज। क्या मैं कह दूं एक फोर्स तो ऐसे लगेगा और एक फोर्स इसको ऐसे लगेगा, तो मतलब रोटेशन मोशन होने के थोड़े बहुत चांस इसके अंदर हैं, अभी भी हैं। अगर थोड़ा सा भी रोटेट कर दिया गया इसको अपने पाथ से तो रोटेशन मोशन कर देगा, तो ये इतना स्टेबल नहीं है, मतलब ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। अरे यार, हाँ जी, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। मतलब इक्विलिब्रियम में तो है लेकिन ये थोड़ा सा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के अंदर है। क्या बात हमको समझ में आती है? आपने कहा जी आती है। अब थोड़ा सा और देखते हैं। आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन आ रहा होगा, आप उसे सोल्व करना चाहे तो सोल्व कर सकते हैं, वरना आप डायरेक्ट आंसर देख सकते हैं। चलो शुरू करते हैं। कह रहा है यार कैलकुलेट द नेट फ्लक्स थ्रू अ क्यूब ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक क्यूब है जनाब आपके पास, एक सुंदर सा क्यूब है, क्यूबॉइड लग रहा है लेकिन क्यूब मान लो। ओके, साइड आपको दे रखी है इसकी 2 सेंटीमीटर, तो सभी की सभी साइड कितनी हो रही होगी? 2 सेंटीमीटर। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी दे रखी है जनाब? 5 × 10⁵ I कैप न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर, कुछ भी हो सकता है। विद इट्स फेसेस पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस।
कोऑर्डिनेट एक्सिस के इसके फेस है ना वो पैरेलल है। क्या ना क्या चाहते हो, ये सभी के सभी फेसेस पैरेलल है या इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है। मैंने कहा ध्यान से देखिए यार, कुछ ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जारी है, आपने कहा जा रही है। जो इसका ये वाला फेस है, ये वाला फेस, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जा रही है, काटते हुए जा रही है, ऐसे करके, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड काटते हुए आगे की तरफ जा रही है। दूसरा फेस है यहाँ है, तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड काटते हुए कुछ ऐसे जा रही है। क्या बात में समझ में आती है? आपने कहा भी आती है। मैं कहा ओके, तो आपके पास एरिया कितना है, ये रहा, और एरिया कितना है, ये रहा। तो उससे पूछा क्या है, कैलकुलेट द नेट फ्लक्स थ्रू अ क्यूब ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर प्लेस इन पूरे क्यूब के अंदर से निकालनी है। तो इसके ऊपर से फ्लक्स नहीं, ये कुछ जा रहा, इसके ऊपर से नहीं जा रहा, बस ये दो साइड ही ऐसी है जिनके ऊपर से फ्लक्स जा रहा है, तो हम फ्लक्स निकाल सकते हैं। तो नेट फ्लक्स कितना हो रहा होगा? नेट फ्लक्स की यदि मैं बात करता हूं तो 0 है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि यार जो इनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इनवर्ड फ्लक्स होता है, क्या कहना चाहते हो, जो इनवर्ड फ्लक्स होता है, मैं ये कहना चाहता हूं जनाब, जो अंदर की तरफ फ्लक्स जाता है वो नेगेटिव होता है, ये कन्वेंशन है। और जो बाहर की तरफ फ्लक्स आता है वो पॉजिटिव होता है। इसे अंदर जाएगा वो भी बाहर निकल के आ गया, तो इसके ऊपर जो नेट फ्लक्स है वो 0 हो रहा होगा। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन आ रहा है, चाहे तो इसे पोस्ट करके ट्राई कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहते तो डायरेक्ट आंसर भी देख सकते हैं। वो क्या कहता है यार, आपके पास दो चार्जेस हैं, एक 7 माइक्रोकूलम और एक -7 माइक्रोकूलम। क्या बात समझ में आई? इसमें क्या समझना था, दो ही चार्ज रखे आपको। ओके, वो कहता है जो इनकी डिस्टेंस है जना वो बहुत माइन्यूट है, बहुत छोटा है। ओके, वो कहता है इसके अंदर एक पोटेंशियल सरफेस का बताओ, निर्माण करो, वो किधर है? मैंने कहा यार वो होगा बीच में, इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जब मैं पोटेंशियल की वैल्यू देखता हूं, यहां से पोटेंशियल, यहां पर डिस्टेंस देख, इसकी वजह से पोटेंशियल क्या होगा यहां, इसकी वजह से पोटेंशियल क्या होगा यहां। नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, उसमें डायरेक्शन नहीं होगी। तो इसकी वजह से जो पोटेंशियल होगा, किसकी वजह से, इसकी वजह से जो पोटेंशियल होगा इस पॉइंट पर, इसकी वजह से जो पोटेंशियल होगा इस पॉइंट पर, वो कितना होगा? आप अगर 0 होगा। क्यों? क्योंकि तो माइनस वाला इधर आ गया और प्लस वाला इधर आ गया। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? Q/R ही तो होता होगा पॉइंट चार्ज का। आपने कहा जी हाँ, Q/R ही होता है, यहाँ पर तो विद साइन रखना होता है पोटेंशियल के फॉर्मूले के अंदर। तो आपने कहा जी ठीक है, तो मैं अगर पोटेंशियल का नेट पोटेंशियल की बात करूं इस पॉइंट पर या किसी भी पॉइंट पर जो इसके परपेंडिकुलर एक्सिस के ऊपर है, तो वो कितना होगा? अगर मैं डिस्टेंस को d मान लूं तो ये भी d होगा, ऑब्वियस सी बात है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो -K7 -2 है, इसका माइनस है। क्या बात समझ में आती है? आएगा d, कितना होगा 0। इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितनी होगी 0। क्या बात आई समझ में? आपने कहा ठीक है यार, इतनी बात तो हमें को आगे समझ में, आगे चेक करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन चाहे तो आप पोज करके ट्राई कर सकते हैं, वरना आप वैसे देख लो, मुझे पता है। फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ इक्वल चार्ज। पहला है एयर के अंदर, दूसरा है किसी डाइलेक्ट्रिक कोस्टेट के अंदर। क्या बात आई समझ में? क्वेश्चन कह रहा है यार, एक चार्ज को मैंने रखा एयर के अंदर, उसके अंदर फोर्स आया F, किसी मीडियम के अंदर रखा तो फोर्स आया F', तो रेशियो कितना हो रहा होगा, बेसिकली ये पूछना चाहता है। मैंने कहा यार तो रटा रटाया हुआ एक रिजल्ट है, वैसे मैं आपको ड्राइव करवा देता हूं। अगर दो चार्जेस के बीच की फोर्स लिखनी होती है, होते K/Q1/Q2/R²। और K की वैल्यू आपको मेरे से बेटर पता है क्या होती है। K की वैल्यू होती है, वेट अ मिनट, हाँ जी, K की वैल्यू होती है 1/4πε0। बात समझ में आई? हाँ जी, यही होती है। लेकिन जो एप्सिलन है ना, ये एयर के लिए ही होता है सिर्फ। जो एप्सिलन होता है सिर्फ एयर के लिए ही होता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। और एक्चुअल फॉर्मूले के इसके अंदर 1/4πε0m आता है। ये बेसिकली मीडियम का होता है। आपने कहा ठीक है, इतनी बात हमको समझ में आती है। मैंने कहा ओके,
आगे चेकआउट करते हैं। तो पहला फोर्स तो अगर दो चार्जेस के बीच है, दो चार्ज मान लो Q1 था, एक चार्ज Q2 था, ये एयर के अंदर मैंने रखा था, इतना फोर्स निकल के आ चुका है। दूसरा फोर्स देखते हैं जो कि F डैश है, K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ये K डैश मान लो, क्यों? क्योंकि ये एप्सिलॉन M आ रहा होगा ना कि एप्सिलॉन नॉट। आपने कहा ठीक है यार, इतनी बात उनको समझ में आती है। इस मक्खी की क्रूर हत्या होगी लेक्चर के बाद। K डैश इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K। ये K आपको दे रखा है, क्यों? क्योंकि एप्सिलॉन M क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट अपॉन में एप्सिलॉन R, मतलब कितना रिलेटिव है, तो कितना होगा एप्सिलॉन नॉट K। हाँ सॉरी, ये क्या गलत फॉर्मूला लिख दिया मैंने। एप्सिलॉन नॉट K इज इक्वल टू एप्सिलॉन R, ये होता है। फॉर्मूला तो नहीं भूल गया मैं, लग तो ऐसा रहा कि फॉर्मूला भूल गया। चलो मैं फॉर्मूला भी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ क्या होता है, लेकिन इतना मेरे को पता है कि एप्सिलॉन M जो मीडियम होता है ना, उसके में एप्सिलॉन नॉट इंटू किया जाता है। ये बात आपको रटनी है अगर आपको नहीं पता तो। ये फॉर्मूला मेरे को अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, उसके लिए सॉरी। आगे देखते हैं। मैंने कहा इनका रेशियो निकालने के लिए ना इनको डिवाइड करते हैं, करते हैं, आपने कहा कर देते हैं। F बाई F डैश कितना हो रहा होगा? K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर K डैश, इसको K डैश मत लिखो, इसको आप पूरा लिखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको लिखो 1/4 पाई एप्सिलॉन K इंटू K। ये वाला K और वो वाला K अलग है, सेम K नहीं है। Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस में हमने चेंज नहीं करी है, उड़ा दो। तो F बाय F डैश बाय F की कुछ वैल्यू आ रही होगी जो कि K के बराबर होगी। सॉरी, ये देखो F की सॉरी 1/K के बराबर होगी। आपने कहा ठीक है, मक्खी परेशान कर रही है बार बार। जो F डैश फोर्स होगा वो F/K होगा, मतलब जो एक्चुअल फोर्स होगा उसके K टाइम्स घट जाएगा। क्या बात समझ में आई? आपने कहा कि ठीक है, ये रिजल्ट है, आपको रटना भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए जनाब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके पास क्या क्या रखा है? आपके पास एक डायग्राम दे रखा है, गिवन है आपको। ये पॉइंट आपको ए दे रखा है, ये पॉइंट आपको बी दे रखा है। आपने कहा ठीक है यार। एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो आपको शोन कर रखी है, लेफ्ट टू राइट हाफ सेपरेशन दे रखी है इनकी। इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड एट अ पॉइंट ए इज 60, इलेक्ट्रिक फील्ड ए पॉइंट पर आपको 60 न्यूटन पर कूलम आपको गिवन है। आपने कहा ठीक है। कैलकुलेट द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द प्रोटॉन प्लेस्ड एट पॉइंट बी, आल्सो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी। प्रोटॉन को रख दो उसके ऊपर, यानी पी पॉजिटिव, यानी जो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर ले लो, बस इतना ही होता है। प्रोटॉन बस मास के हवाले में अलग होता है, वैसे नेचर दोनों का सेम होता है, चार्ज का नेचर। आपने कहा ठीक है, अगर प्रोटॉन को यहां देखता हूं तो जनाब उसके ऊपर फोर्स कितनी लग रही होगी। ये बता रखी है कि ये जो डेंसिटी है, यहां पर अगर एक है तो यहां पर दो है, बस इतना फर्क है। ये यहां से यहां तक नहीं, यहां से यहां तक दो है। तो मतलब जो डेंसिटी घट गई, इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी डेंसिटी बढ़ गई तो इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाएगी। क्यों? इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी पर डिपेंड करती है कि कितना डेंस है। ओके, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा डेंस है तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, 60 इसकी आधी हो गई, और सॉरी इसकी दुगनी हो चुकी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी आधी हो जाएगी। ये बात फैक्ट है। मैं क्या कहना चाहता हूं? मैं ये कहना चाहता हूं कि यार यहां पर डेंस है तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, यहां पर कम डेंस है तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी। इतनी बात तो कंफर्म है। आपने कहा ठीक। मैंने कहा यार इतना यहां पर 1 मानता हूं तो यहां पर 2 दे रखा है, ये क्वेश्चन के अंदर गिवन आप चेक कर सकते हो। ठीक है, अगर यहां इलेक्ट्रिक फील्ड 60 है तो यहां पर 60 से कम होगी, और वो कितनी कम होगी? वो दुगनी ही कम होगी। क्या बात समझ में आई? आपने कहा हाँ जी, अब तक मेरे को बात बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो चुकी है। मैंने कहा ओके, इतने आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई तो आप इलेक्ट्रिक E इंटू 30 E का आपके पास फोर्स हो रहा होगा। अगर आपसे एक्चुअल वैल्यू पूछ रहा है तो आप इलेक्ट्रॉन की वैल्यू लिख देना यहां पर 30 इंटू
1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम या न्यूटन मीटर डायरेक्ट फोर्स यूनिट। अब क्या पूछ रहा था दूसरा क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी पी पॉइंट पर। इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने आपको पहले ही बता दी क्या है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।